लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो बेसिक चीजें थी वो बता दिया था, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि अगर आने वाले फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मतलब उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करा पाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं तो उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं और उसकी वजह से नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जिसको आप सैचुरेशन करंट बोलते हो या फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेटेड करंट आप बोलते हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। राइट। तीसरा पॉइंट आपको यह बताया था कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हर एक फोटॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर फोटॉन की एनर्जी बढ़ गई, वर्क फंक्शन तो बेटा कांस्टेंट होता है, वो तो अपना फिक्स है, इसका मतलब इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमको निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो लास्ट यानी कि फोर्थ ग्राफ मैंने आपको वही बनवाया था, जिसमें इधर की तरफ वाई एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल था और एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी था, और वो ग्राफ कुछ ऐसा था। राइट। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही थी। और चौथा पॉइंट है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में, कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का ये जो प्रोसेस है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब फोटॉन्स का आना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होता है, और अगर होता भी है तो 10⁻⁸ सेकेंड के रेंज में होता है। मतलब टाइम ड्यूरेशन इतना कम है कि इसको मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं कि देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट। दीज आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसको आप लोग अपनी किताब से देखकर लिख लेना, शायद लास्ट क्लास में भी मैंने लास्ट में बोला था आपसे। इसके बाद एक पॉइंट यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछते हैं फेल्योर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। जो वेव थ्योरी आपने इसके पहले वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था, हाइगन्स वेव थ्योरी, उन्होंने वेव के बारे में बताया, वेव फ्रंट होता है, इंटेंसिटी होती है, वेव फ्रंट एब्जॉर्ब होता है, उसका हर एक पॉइंट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है, जहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं। याद आ रहा है कुछ? तो उसमें क्या, वो क्यों फेल हो गई, क्लासिकल वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस? तो इस प्रोसेस में देखो इंपॉर्टेंस दिया गया है फ्रीक्वेंसी को, कि जब तक आने वाले फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इंटेंसिटी चाहे जितनी हो। लेकिन पहले लोग ये नहीं मानते थे। वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। राइट। और इंटेंसिटी याद करो, जो वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो उस वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब उस वेव की एनर्जी बढ़ गई। राइट। इसका मतलब पहले ये मानते थे इंटेंसिटी को बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब डिस्टरबेंस बढ़ गया, और डिस्टरबेंस बढ़ने का मतलब एनर्जी बढ़ गई। और अगर एनर्जी बढ़ गई है तो ये केवल इंटेंसिटी को ही बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ये पुरानी थ्योरी मानती थी। पुरानी थ्योरी में इंपॉर्टेंस किसको दिया गया था? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। इसीलिए देखो इंटरफेरेंस में आपने इंटेंसिटी निकाला बार बार, है ना, वहां पर और किसी चीज की बात नहीं की गई है। यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंस दे दिया गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम होगा तब तो सही है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। तो मॉडर्न थ्योरी में इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? फ्रीक्वेंसी को। पुरानी थ्योरी में किसको दिया गया? इंटेंसिटी को। पुरानी थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओ, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। राइट। जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो चाहे 10 फोटॉन गिरे, 100 गिरे या 1000 फोटॉन्स गिरे, एक भी इलेक्ट्रॉन बोलो नहीं निकलेगा। बात समझ में आई? तो ये सबसे पहला उस थ्योरी के फेल होने का पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, व्हेन वेवफ्रंट ऑफ द लाइट स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, वेवफ्रंट जब मेटल सरफेस को स्ट्राइक करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस एब्सॉर्ब रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली। जैसे ही वो वेवफ्रंट गिरेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी एनर्जी को कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब करेंगे। ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये मैं समझा चुका हूं, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, एंड ग्रेटर इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव।
मैंने एनर्जी डेंसिटी भी आप लोगों को पढ़ाया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम याद करो ईएम वेव में, वहां पर भी आपने देखा है कि वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट होता है। हेंस हायर इंटेंसिटी शुड लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो पॉइंट क्या था पुरानी थ्योरी के हिसाब से कि अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। और बोलो ऐसा कुछ भी होता, ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से, राइट है। पुरानी थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी पर यह सब झोंक दिया गया कि इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, एनर्जी को हम बढ़ाएंगे तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। बट दिस इज कंट्रेरी टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारा अलग बता रहा था और पुरानी थ्योरी के हिसाब से हमको अलग चीज समझ में आ रही थी। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज, light wave of sufficient intensity should be able to impart energy required to eject electrons from the metal surface। पुरानी थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीसरा पॉइंट है उस थ्योरी के फेल होने का, क्योंकि पहले ही पॉइंट में एक लाइन लिख दी गई है कि पहले वेव फ्रंट्स आएंगे, उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब टाइम डिले माना गया था कि पहले एनर्जी गिरेगी, फिर एनर्जी पहले एब्जॉर्ब होएगी, एब्जॉर्ब होने में जो समय लगेगा तो उतना टाइम इलेक्ट्रॉन को निकलने में भी लगेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं मानते थे पुरानी थ्योरी के हिसाब से। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए कि पुरानी थ्योरी क्यों फेल हुई। पहला पॉइंट क्या है? पहले वो ये मानते थे कि इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो कि नहीं होता है। दूसरा उनका ये था फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, ये भी नहीं होता है। तीसरा वो मानते थे कि इस प्रोसेस में टाइम डिले होगा, और वो भी नहीं होता है। क्लियर? तो 3 पॉइंट्स हो गए, साफ साफ मैंने आपको बता दिया, अपनी लैंग्वेज में आप बना के लिख सकते हो। फिर आपकी किताब में दिया बेटा आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैंने जो आपको पढ़ाया है ना वो आइंस्टाइन्स थ्योरी ही है। आइंस्टाइन साहब ने ही ये बात बताया कि भैया फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू है और वर्क फंक्शन कुछ डब्ल्यू नॉट है तो रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो एच न्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। करेक्ट है ये? एच न्यू को आप एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हो जरूरत पड़ने पर। दिस इज एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में बोलो ईवी नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये जो 3 फॉर्मूले या 2 मेन फॉर्मूले आपके पास आए, ये 2 फॉर्मूले आइंस्टाइन की थ्योरी से ही आए हैं। क्लियर? यही 2 मेन फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, इन्हीं 2 से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं जो भी इससे पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो ये थ्योरी आइंस्टाइन की ही थी, इसलिए आइंस्टाइन थ्योरी को आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक, फिर आया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट जो है उसका अपना पार्टिकल नेचर भी होता है, तो हम सबको पता है लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स, जिनको हम लोग एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं। हर एक फोटॉन की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, जो कि एच सी बाई लेमडा भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ पे फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज आपको बता रहे हैं, तो मैं पढ़ दे रहा हूं प्रॉपर्टीज, हालांकि ये मैक्सिमम आपको पता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इन द इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। कह रहे हैं कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा प्रोसेस देखा जाता है कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब कोई इसको निकालेगा, और निकालने वाला कौन था? फोटोन। इसका मतलब कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर सकती है किसी किसी प्रोसेस में, राइट। तो ये सबसे पहला कि उन पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं। ईच फोटोन हैज एनर्जी एच न्यू एंड मोमेंटम एच बाई लेमडा। हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू के बराबर, और उसका मोमेंटम एच बाई लेमडा होता है। अब ये कहां से आया? एच न्यू जो एनर्जी है, अगर आइंस्टाइन के फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा था E बराबर एम सी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला बताता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास होनी चाहिए। बोलो यार, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के आसपास ट्रेवल कर रहा होगा तो वो उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, राइट। तो एच न्यू जो फोटोन का यानी लाइट का ही तो पार्टिकल है फोटोन, उसकी अपनी एनर्जी एच न्यू है, तो वो एम सी स्क्वायर के भी बराबर हो सकता है।
एक मिनट, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलो hc बाई लेमडा लिखा जा सकता है। तो hc बाई लेमडा जो है दैट शुड बी इक्वल टू m c स्क्वायर, c से c अगर कैंसिल हो जाएगा तो h बाई लेमडा की वैल्यू देखो, मास ऑफ फोटोन मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। सो h बाई लेमडा इज इक्वल टू p। तो इसका मतलब अगर मोमेंटम कभी आपसे फोटोन का पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, दैट इज h बाई लेमडा। तो वही पॉइंट यहां लिखा है बेटा कि ईच फोटोन हैज एनर्जी E बराबर h न्यू एंड मोमेंटम h बाई लेमडा एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट। फोटोन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करता है वैक्यूम में, सबको पता है। तीसरा पॉइंट है ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लेमडा हैज सेम एनर्जी, यानी कि हर एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी क्या है, सेम है, अगर उसका वेवलेंथ सेम है तो, क्योंकि एनर्जी होती है hc बाई लेमडा, अगर लेमडा सेम है तो उसकी एनर्जी भी सेम है और मोमेंटम भी सेम है जो कि h बाई लेमडा होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। फिर है चौथा पॉइंट, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, उनका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, यानी फोटोन और पार्टिकल का जो कोलिजन है, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, और ऐसा बोलो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होता है कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो, दोनों कांस्टेंट बने रहें, ऐसा सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होता है। यानी कि फोटोन और पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन हो रहा है वो कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये सब मैं खूब बता चुका हूं, इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। तो ये फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज है, हालांकि पूछा नहीं जाता, बस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद एक आखिरी चीज है बेटा, डुअल नेचर ऑफ मैटर, राइट। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो लाइट है वो लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, और लाइट बेसिकली वेव होती है, इसलिए क्योंकि वेव ऑप्टिक्स हमने पहले पढ़ा था। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के बावजूद फोटॉन्स यानी पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही है। तो डी ब्रोगली साहब के मन में आया कि अगर मैं किसी पार्टिकल को बहुत फास्ट मूव करा दूंगा, इसका मतलब वो भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर वेव पार्टिकल है तो पार्टिकल शुड बी वेव ऑल्सो, मतलब पार्टिकल शुड हैव वेव कैरेक्टर ऑल्सो। दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो आज भी हाइपोथेसिस है, क्योंकि ये चीज थियोरेटिकली तो है बट प्रैक्टिकली अपने को नहीं पता कि कैसे होगा, राइट। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसमें जनरली बुक्स में इसी तरीके से लिखा होता है, जिसमें डी स्मॉल लिखते हैं, है ना, बी कैपिटल। हालांकि फिजिक्स में आप लिख भी दोगे कैपिटल तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहां पर देखो फॉर्मूला क्या निकल कर के आया, सीधा सीधा फॉर्मूला जो उसके पहले अभी हमने समझाया था कि अगर एच न्यू जो है वो एम सी स्क्वायर के बराबर हम लोग करेंगे तो एच सी बाई लेमडा जो है वो एम सी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब मोमेंटम जो होता है दैट इज एच बाई लेमडा, करेक्ट। अब इधर अगर आप दोनों साइड को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो राइट हैंड साइड जो इक्वेशन का है उसमें लेमडा की बात कर रहे हो, मतलब वेव की बात कर रहे हो, दिस इज वेवलेंथ, बोलो भाई। एंड वेवलेंथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी वेव, बट मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। बोलो यार, मोमेंटम जो है वो किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, जिसका मास एम है उसकी वेलोसिटी भी है, करेक्ट है, ठीक। तो ये पार्टिकल नेचर है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में वेव नेचर है, यानी पार्टिकल और वेव के नेचर को उन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया, ठीक। उन्होंने बताया कि पार्टिकल और वेव एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल टाइप है, कि अगर कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो वेव भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। तो फिलहाल अब सोचो जरा, अगर मुझे कोई ऐसा पार्टिकल है जिसको वेव बनाना है, मतलब मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल में वेव की प्रॉपर्टीज आ जाएं, तो बोलो उस पार्टिकल को लाइट की स्पीड से चलाना पड़ेगा, और लाइट की स्पीड से अगर चलाना है तो ऑब्वियस है बहुत हल्का, बहुत छोटा पार्टिकल होना चाहिए। अपनी नॉलेज में सबसे छोटा सबसे हल्का पार्टिकल कौन है,
इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने कहा ऐसा करो भैया, इलेक्ट्रॉन्स को आप जरा भगाओ और उसका वेवलेंथ निकालो, राइट। तो इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला सिंपल है, H अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है बेटा √2m काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p²/2m के बराबर होता है भाई। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। अगर m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड हम लोग कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू m²v²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी को बोलो p²/2m लिख सकते हैं, जहां पर p क्या है? मोमेंटम। तो बेटा मोमेंटम की वैल्यू √2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो √2m के, और इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी देनी है, उसका तरीका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे को उसको काइनेटिक एनर्जी देनी है तो कैसे दे सकते हैं हम उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करो। उस इलेक्ट्रॉन को अगर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अपने आप भागना शुरू करेगा, फोर्स लग जाएगा, अपने आप एक्सेलरेशन आएगा, अपने आप वेलोसिटी बढ़ेगी। बोलो यार, यानी एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाए तो उसके पास एनर्जी आती 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक, इसका मतलब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी देनी है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ईवी, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आप उसको प्रोवाइड कर दो। और यहां पर आप ध्यान से देखिए, इसमें केवल पोटेंशियल छोड़ के सब कांस्टेंट है इस फॉर्मूले में। देखो ध्यान से, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, बोलो वैल्यू पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। मास पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 × 10⁻19। ये सब रखोगे, रख करके बोलो सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, राइट। और नीचे केवल बचेगा v। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट के अंदर 150 आएगा, और 150 का अंडर रूट अगर हम लोग लेते हैं तो 150 का अंडर रूट होता है 12.3। मतलब ये सब सॉल्व करके अंडर रूट 150/v आता है ऐसा। और 150 का जो अंडर रूट है वो सबको पता है भाई 12 से थोड़ा ज्यादा होगा। 12 का कितना होता है? तो 12.23 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू इसकी आ जाती है 12.3 है, 23 नहीं, 12.3 लिखिए। तो ये फॉर्मूला आप लोग रट लो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर देंगे जहां पर कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल 1 नंबर 2 नंबर का हमसे पूछा जाएगा तो। क्लियर? इसका मतलब आपसे सीधे सीधे बोला जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को मान लो हमने 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर अप्लाई किया, राइट। बताओ जरा उसका वेवलेंथ क्या होगा? तो वेवलेंथ हो गया अंडर रूट 150/50, तो अंडर रूट 3 एंगस्ट्रॉम। सीधे सीधे आंसर हो गया। बात समझ में आई? या 12.3 अपॉन अंडर रूट 50, अब उसको थोड़ा सॉल्व करो, फिर भी आंसर लगभग वही आएगा, अंडर रूट 3 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला आ गया, जो कि याद करने लायक है, आसान है, तो उसको याद कर लीजिए फॉर्मूला। कोई डाउट हो इतने में तो भाई बताओ। क्लियर है? तो ये सब आपका इस चैप्टर में फिलहाल इतनी ही चीजें हैं, यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सिर्फ इतना सा ही है। सबसे पहला पार्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया, उसमें 4 ग्राफ्स थे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मॉडर्न थ्योरी क्यों, सॉरी वो जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी क्यों फेल हुई, ये इंपॉर्टेंट है, इसके 3 पॉइंट्स थे, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये तो एक फॉर्मूला है, केवल आसान फॉर्मूला, इसमें कुछ कठिन नहीं है। इस पर बेस्ड कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो इस चैप्टर में इतना ही है। बंद करो बेटा।